बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आसमान में बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे किसी ने बरसों का गुस्सा आज निकालने की ठान ली हो। लेकिन उस रात असली तूफान बादलों में नहीं बल्कि अग्रवाल निवास के ड्राइंग रूम में खड़ा था। दीवार पर लगी घड़ी ने रात के ठीक 9:30 बजाए। टिक टिक की आवाज उस सन्नाटे को और डरावना बना रही थी जो कमरे में पसरा हुआ था। फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े, फटे हुए कागज और उल्टी पड़ी कुर्सी इस बात की गवाही दे रहे थे कि यहाँ कुछ बहुत बुरा हुआ है। सोफे पर बैठी थी सावित्री देवी। सिर पर ओढ़ी साड़ी अस्त व्यस्त थी, बाल बिखरे हुए थे और छाती पीट पीट कर वो ऐसे रो रही थी जैसे उन पर पहाड़ टूट पड़ा हो। उनकी सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थीं। उनके सामने खड़ा था उनका बेटा आरव, लंबा, सधा हुआ, पढ़ा लिखा इंजीनियर। लेकिन इस वक्त उसकी आंखों में पढ़ाई लिखाई का कोई असर नहीं दिख रहा था। चेहरा लाल था, नसें फूली हुई थीं और मुट्ठियां इतनी कसी हुई थीं कि जैसे एक पल में कुछ तोड़ देंगी। और दीवार से सटी खड़ी थी उसकी पत्नी अनन्या। अनन्या की आंखों में डर नहीं था, नहीं आंसू। वहां थी तो बस एक अजीब सी शांति, ऐसी शांति जो तूफान से पहले समुद्र में आती है। वो चुप थी, बिल्कुल खामोश। देख लिया तूने? सावित्री देवी अचानक चीख पड़ी। मैंने कहा था ना आरव, ये औरत ठीक नहीं है, डायन है ये, डायन। आरव की नजर अनन्या से हटकर अपनी मां पर टिक गई। इसने आज मेरी सास की दी हुई आखिरी निशानी चुरा ली, सावित्री देवी ने रोते रोते कहा। हमारे खानदान का कंगन, वो कंगन जो मेरी सास ने अपनी बहू होने के नाते मुझे दिया था। कमरे में जैसे हवा जम गई। कंगन? आरव की आवाज भारी हो गई। कौन सा कंगन? वही खानदानी कंगन। सावित्री देवी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो लॉकर में रखा था। इसने निकालकर अपने भाई को दे दिया और जब मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो मुझ पर हाथ उठाने दौड़ पड़ी। उन्होंने अपना गाल आगे किया। गाल पर उभरा हुआ लाल निशान साफ दिख रहा था। देख, सावित्री देवी चिल्लाई, देख इसका कारनामा। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। वो अपनी माँ को भगवान मानता था। बचपन से उसने यही सीखा था कि माँ कभी झूठ नहीं बोलती। और पिछले 2 सालों से, जब से अनन्या इस घर में आई थी, सावित्री देवी हर रोज उसके कान भरती आ रही थी। कभी उसके मायके को लेकर, कभी उसके बोलने चलने को लेकर, कभी उसके चुप रहने को लेकर। लेकिन आज तो चोरी और फिर माँ पर हाथ उठाने का आरोप। अनन्या, आरव की आवाज गुस्से से कांप उठी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को छूने की? अनन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आरव की आंखों में देखती रही। जवाब दो। आरव आगे बढ़ा, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। सोफे पर बैठी सावित्री देवी ने आंसुओं के बीच से एक तिरछी नजर अनन्या पर डाली। उनकी आंखों में जीत की चमक थी। यही तो वो चाहती थी। एक बार अगर आरव का हाथ उठ गया तो रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। और फिर शैलजा मेहता की बेटी रिया से आरव की शादी, अमीर घर, बड़ा दहेज, नया बिजनेस, सब तय था। मारो इसे, सावित्री देवी ने आग में घी डालते हुए कहा। ऐसी औरतें लातों की भूत होती हैं, इसे इसकी औकात समझाओ। आज इसे घर से निकालने से पहले इसका हिसाब कर दो। आरव की नजर फर्श पर पड़ी भारी चमड़े की बेल्ट पर पड़ी। उसने झुककर बेल्ट उठा ली। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनन्या वहीं खड़ी रही। उसने एक कदम भी पीछे नहीं हटाया, न चीखी न रोई। जब आरव बिल्कुल उसके सामने आ गया और उसका हाथ हवा में उठा, तभी अनन्या की धीमी लेकिन साफ आवाज गूंजी। आरव, अगर आज ये हाथ मुझ पर गिरा तो तुम सिर्फ एक पत्नी को नहीं मारोगे, तुम एक सच्चाई को मारोगे। आरव का हाथ हवा में ही रुक गया। और वो सच्चाई? अनन्या ने बिना नजर झुकाए कहा, तुम्हें जिंदगी भर सोने नहीं देगी। बाहर बिजली कड़की। आरव और अनन्या की आंखें एक दूसरे में जमी थीं। कहानी यहीं नहीं रुकी थी। असली सच तो अब सामने आने वाला था। कमरे में पसरा सन्नाटा अब भारी होता जा रहा था। बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थीं, मानो हर बूंद कोई सवाल पूछ रही हो। आरव का हाथ अब भी हवा में रुका हुआ था। बेल्ट उसकी मुट्ठी में थी, लेकिन पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। सावित्री देवी ने ये सब देख लिया। बेटे के चेहरे पर आया ये ठहराव उनके लिए खतरे की घंटी था। वो तुरंत रोने का सुर और ऊंचा कर बैठी। देखा,
वो सिसकते हुए बोली। अब ये मुझे धमका भी रही है, पहले चोरी, फिर हाथ उठाना और अब बातें। आरव, तू मेरा बेटा है या इसका? आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे अपनी माँ की आवाज में आज कुछ अलग लगा, दर्द से ज्यादा जिद। लेकिन उसने उस एहसास को झटक दिया। अनन्या, उसने भारी स्वर में कहा, अगर तुम बेगुनाह हो तो चुप क्यों हो? अनन्या ने गहरी सांस ली। क्योंकि हर बार बोलने से सच नहीं बदलता आरव। ये जवाब आरव को चुभ गया। देखा, सावित्री देवी ने तुरंत कहा, कैसी जबान चलाती है। शादी के बाद से यही सब देख रही हूं, ना आदर ना डर। आरव की आंखों के सामने बीते 2 साल घूमने लगे। शादी का पहला दिन, जब अनन्या ने सावित्री देवी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया था और उन्होंने आशीर्वाद के नाम पर बस सिर थपथपा दिया था। वो दिन जब अनन्या ने रसोई में पहली बार खाना बनाया था और सावित्री देवी ने बिना चखे ही कह दिया था, हमारे घर में ऐसा फीका खाना नहीं चलता। वो रात जब आरव देर से आया था और अनन्या ने बस पूछा था, आपने खाना खाया? और सावित्री देवी ने ताना मारा था, पति से सवाल नहीं, सेवा की जाती है। इन सब बातों पर आरव ने कभी ध्यान नहीं दिया। उसे लगता था ये तो हर घर की कहानी है। लेकिन आज सब कुछ बहुत आगे निकल चुका था। कंगन कहाँ है? आरव ने अचानक पूछा। आरव की बात सुनकर सावित्री देवी रोते रोते हंस पड़ी और बोली, कहाँ होगा, अब तक तो उसके मायके में पहुंच चुका होगा। अनन्या के चेहरे पर पहली बार हल्की सी पीड़ा उभरी। मेरे भाई को बीच में मत लाइए। क्यों नहीं लाऊं? सावित्री देवी चिल्लाईं। आज तक 1 पैसा नहीं दिया उसने, उल्टा बहन को हमारे सिर मर दिया। आरव का सिर चकराने लगा। उसे लगा जैसे कोई रस्सी है जो उसे 2 दिशाओं में खींच रही है। एक तरफ माँ, जिसने उसे जन्म दिया, पाला, पढ़ाया। दूसरी तरफ पत्नी, जिसने सब छोड़कर उसके घर को अपना घर माना। अनन्या की आवाज इस बार थोड़ी कांपी। मैं आज कुछ नहीं मांग रही, न भरोसा न प्यार। बस इतना चाहती हूं कि फैसला करने से पहले सोच लो। सोचने का समय नहीं है, सावित्री देवी ने तुरंत कहा। ऐसी औरतें मौका मिलते ही सिर पर चढ़ जाती हैं। आरव ने बेल्ट नीचे कर ली, लेकिन हाथ अभी भी कांप रहा था। अगर, अनन्या ने धीमे से कहा, अगर मैं सच में दोषी निकली तो मैं खुद इस घर से चली जाऊंगी, बिना कुछ कहे। सावित्री देवी चौंक गईं। ये उम्मीद के खिलाफ था। और अगर नहीं? आरव के मुंह से अनायास निकल गया। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा। तो फिर आपको ये मानना होगा कि गलती मुझसे नहीं हुई। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तभी बाहर जोर से बिजली गिरी। खिड़की का कांच कांप उठा। सावित्री देवी ने अंदर ही अंदर फैसला कर लिया, उन्हें अब खेल तेज करना होगा। आरव, उन्होंने अचानक नरमी से कहा, मैं तुझसे एक बात पूछूं? क्या माँ? अगर ये लड़की तेरी माँ और तेरी जिंदगी के बीच आए तो तू किसे चुनेगा? ये सवाल आरव के सीने में हथौड़े की तरह लगा। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही अनन्या ने कहा, मैं कभी आपके और आपकी माँ के बीच में नहीं आई, लेकिन आज सच्चाई आ गई है तो उसे दबाया नहीं जा सकता। सावित्री देवी की आंखों में डर की जगह अब क्रूरता थी। बहुत हो गया नाटक, उन्होंने अचानक चिल्लाकर कहा। आरव, इसे अभी घर से निकाल, वरना याद रखना तेरी माँ आज भी यहीं पड़ी है। आरव ने पहली बार महसूस किया, ये सिर्फ झगड़ा नहीं था, ये चुनाव था, माँ या पत्नी। और इस चुनाव का असर उसकी पूरी जिंदगी पर पड़ने वाला था। आरव के मन में उठता तूफान बाहर की बारिश से कहीं ज्यादा उग्र था। वो ड्राइंग रूम के बीच खड़ा था, जैसे किसी अदृश्य अदालत में खड़ा अभियुक्त, जहां जज भी वही था और सजा देने वाला भी। उसकी माँ सोफे पर बैठी सिसक रही थी और उसकी पत्नी दीवार से सटी खामोश खड़ी थी। उसी खामोशी में अनन्या की सोच तेजी से पीछे दौड़ रही थी। पिछले 6 महीनों में, 6 महीने पहले, उस दिन सुबह अनन्या ने अलमारी खोली थी तो उसे कुछ अजीब लगा था। लॉकर अपनी जगह था, लेकिन भीतर रखी चीजें बदली बदली सी लग रही थीं। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद वही भूल रही है। लेकिन फिर धीरे धीरे छोटी छोटी बातें होने लगीं। कभी पर्स से पैसे कम, कभी किचन से महंगा सूखा मेवा गायब, कभी लॉकर में रखी चूड़ियां अपनी जगह से हटकर दूसरी तरफ। हर बार सवाल उठता और उंगली उसी पर उठती। घर में नई आई है, आदत नहीं है संभालने की, सावित्री देवी कहती। आरव बस सुन लेता। अनन्या ने बोलना छोड़ दिया। उसे समझ आ गया था यहाँ बोलने से नहीं, साबित करने से बात बनेगी। एक रात जब पूरा घर सो चुका था, अनन्या देर तक जागती रही। आरव की नींद गहरी थी। वो धीरे से बिस्तर से उठी, अलमारी की ऊपर नजर डाली।
वहीं एक कोना था जहां से पूरा लॉकर साफ दिखता था। उसी रात उसने फैसला कर लिया, अगर सच को बोलने नहीं दिया जा रहा, उसने मन ही मन कहा, तो सच खुद बोलेगा। अगले दिन उसने एक छोटा सा हाई डेफिनेशन कैमरा मंगवाया, ऐसा कैमरा जो बिना आवाज के रिकॉर्ड करता था, जिसमें नाइट विजन था और जो सीधे पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग सेव करता था। कैमरा लगाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। अगर मैं गलत हुई तो, उसने खुद से पूछा। लेकिन फिर उसे अपने ऊपर लगे इल्जाम याद आए। कैमरा लग गया, दिन बीतते गए। पहले हफ्ते कुछ नहीं, दूसरे हफ्ते कुछ नहीं। अनन्या के मन में डर बैठने लगा कि कहीं वो सच में शक की बीमारी तो नहीं पाल रही। फिर एक दोपहर वो बाजार गई हुई थी। लौटकर आई तो सावित्री देवी बहुत शांत थीं, जरूरत से ज्यादा शांत। उसी रात अनन्या ने जब रिकॉर्डिंग चेक की तो जो उसने देखा, उसके बाद वो देर तक बिस्तर पर बैठी रही, सांसें थमी हुई। वीडियो में साफ दिख रहा था सावित्री देवी का चेहरा, वही चेहरा जो सबके सामने ममतामयी रहता था, लेकिन उसे पीछे से सुनाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ता था। लेकिन फिर भी उसे उनसे इतने बड़े कांड की उम्मीद नहीं थी। अनन्या ने वीडियो बंद कर दिया। नहीं, उसने खुद से कहा, अभी नहीं, मुझे पूरा सच चाहिए। उस दिन के बाद उसने हर चीज नोटिस करनी शुरू कर दी, तारीख, समय, बातें। उसे समझ आ गया था ये सिर्फ गहनों की बात नहीं थी, ये उससे छुटकारा पाने की तैयारी थी। ड्राइंग रूम में खड़ी अनन्या की आंखों में वही सब घूम रहा था। बोल क्यों नहीं रही? सावित्री देवी की आवाज फिर गूंजी। अब जुबान बंद क्यों है? अनन्या ने पहली बार नजर उठाकर सीधे जवाब दिया, क्योंकि जो मैं कहूंगी वो सुनने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। आरव ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? अनन्या ने गहरी सांस ली। आरव, मैं तुम्हें आज कुछ दिखा सकती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। किस बात का वादा? आरव ने पूछा। ये कि जो भी देखो उसे पूरा देखोगे, बीच में फैसला नहीं करोगे। सावित्री देवी का दिल तेज धड़कने लगा। वो मन ही मन सोचने लगी कि कहीं इसके पास कोई सबूत तो नहीं है। फिर वो चीखते हुए बोली, क्या नौटंकी है ये? पहले चोरी फिर ड्रामा। अनन्या शांत रही। माँ, आरव ने पहली बार कहा, अगर इसमें सच्चाई है तो देखने में क्या हर्ज है? सावित्री देवी की उंगलियां डर से साड़ी के पल्लू को मसलने लगीं। अनन्या ने धीरे से अपने कुर्ते की जेब के भीतर हाथ डाला और एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला। जो सवाल आज खड़े हैं उनके जवाब इसमें हैं। कमरे की हवा भारी हो गई। आरव ने पेन ड्राइव को देखा, फिर अनन्या के चेहरे को। इसे अभी? उसने पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। हाँ, अभी। सावित्री देवी के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। आरव, वो लगभग चिल्लाई, ये तुझे भड़काने की कोशिश कर रही है, इसे घर से निकाल। लेकिन आरव के हाथ अब बेल्ट पर नहीं थे, वो कांप रहे थे, पेन ड्राइव की ओर बढ़ते हुए। 5 मिनट, आरव ने कहा, बस 5 मिनट। और उसी पल टीवी की स्क्रीन जल उठी, लेकिन वीडियो अभी चलाया नहीं गया था, जैसे सच्चाई भी खुद को दिखाने से पहले एक पल ठहरना चाहती हो। ड्राइंग रूम में मौजूद हर इंसान की सांसें भारी थीं। बारिश की आवाज अब भी बाहर आ रही थी, लेकिन कमरे के भीतर पसरा सन्नाटा उससे कहीं ज्यादा डरावना था। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसका हाथ रिमोट पर था, मगर उंगलियां कांप रही थीं। वो पहली बार अपने ही घर में खुद को अजनबी महसूस कर रहा था। सामने बैठी उसकी माँ अब उसे वैसी नहीं लग रही थी जैसी वो बचपन से देखता आया था। एक बात पूछूं? आरव की आवाज अचानक भर्रा गई। ये कंगन इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना दिया गया? सिर्फ एक गहना ही तो है। ये सुनते ही अनन्या ने धीरे से उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में न शिकायत थी न गुस्सा, बस एक गहरी पीड़ा। ये सिर्फ गहना नहीं है आरव, अनन्या ने बहुत धीमे स्वर में कहा। ये इस घर की आत्मा है। उसने बोलना जारी रखा। उसकी आवाज में भावनाओं का बोझ साफ छलक रहा था। उसने बताया कि कैसे आरव की दादी शारदा देवी इस कंगन को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मानती थी। शादी के समय मिला ये कंगन उनके लिए सिर्फ सोना नहीं था, बल्कि सम्मान, परंपरा और भरोसे का प्रतीक था। जब जब जिंदगी ने उन्हें तोड़ा, ये कंगन उनकी कलाई पर उन्हें संभालता रहा। अनन्या की बातें सुनते हुए आरव की आंखों के सामने दादी की तस्वीर तैर गई। कांपते हाथ, सादी मुस्कान और कलाई पर चमकता वही कंगन। मरने से पहले अनन्या की आवाज और धीमी हो गई। दादी ने ये कंगन माजी को सौंपते हुए कहा था, इस घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। यहाँ आकर अनन्या रुक गई। उसकी आंखें भर आईं। लेकिन कुछ चीजें इज्जत से ज्यादा कीमत की नजर से देखी जाने लगती हैं और वहीं से सब बदल जाता है।
कंगन सिर्फ बहाना था, अनन्या ने भर्राई आवाज में कहा। असली बात थी मुझे इस घर से हटाना। आरव का सीना कस गया। उसे अचानक याद आया कि कैसे पिछले कुछ महीनों में उसकी माँ बार बार अपनी अमीर सहेली शैलजा मेहता और उसकी बेटी रिया का जिक्र करती थीं। हर बार उनकी आवाज में एक अजीब सी चमक होती थी, जैसे किसी सपने को छू लेने की बेचैनी। काश ऐसी बहू मिल जाए, सावित्री देवी अक्सर कहती थीं, तो जिंदगी ही बदल जाए। तब आरव ने इसे माँ की सामान्य बातें समझकर नजरअंदाज कर दिया था। आज वही बातें तीर की तरह उसके दिल में चुभ रही थीं। सावित्री देवी अब तक चुप थीं, लेकिन उनके चेहरे पर पसरी कठोरता बहुत कुछ कह रही थी। उनकी आंखों में न पछतावा था न शर्म, बस पकड़े जाने का डर। आरव की आंखें नम हो गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि वो जिस माँ को देवी समझता आया था, वही माँ उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी थी। अगर ये सब सच है तो मुझे सच देखना होगा। अनन्या ने सिर हिलाया। उसने बिना कुछ कहे टीवी की ओर इशारा किया। अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है, उसने कहा। आरव ने गहरी सांस ली और रिमोट का बटन दबाया। स्क्रीन पर उनका बेडरूम उभरा, लॉकर, अलमारी और उसके ऊपर लगा कैमरा। दरवाजा खुला और अगली ही पल वीडियो में दाखिल हुई सावित्री देवी। उनके चेहरे पर वो ममतामयी मुस्कान नहीं थी जिसे आरव सालों से देखता आया था। वहां एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे उन्होंने किसी फैसले पर पहुंचकर उसे निभाने का मन बना लिया हो। उन्होंने इधर उधर देखा, जैसे ये पक्का कर रही हूं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा। फिर अपनी साड़ी के पल्लू के भीतर हाथ डाला और एक छोटी सी चाबी निकाली। आरव का दिल जोर से धड़क उठा। ये चाबी? उसके होंठ हिले। ये तो सिर्फ मेरे और अनन्या के पास थी। अनन्या चुप खड़ी रही। उसकी आंखें स्क्रीन से हटी नहीं थीं, लेकिन पलकों के कोने भीग चुके थे। वीडियो में सावित्री देवी ने लॉकर खोला। भीतर रखा था वही खानदानी कंगन, सुनहरी चमक के साथ, वर्षों का सम्मान समेटे। उन्होंने उसे बाहर निकाला। कुछ पल तक उसे देखा, जैसे उसकी कीमत तौल रही हूं। फिर बिना किसी हिचक के कंगन को अपने ब्लाउज के अंदर छिपा लिया। आरव के भीतर कुछ टूट कर बिखर गया। जिस माँ को वो हर हाल में सही मानता आया था, वही माँ आज उसकी आंखों के सामने चोरी कर रही थी। लेकिन वीडियो यही नहीं रुका। सावित्री देवी ने अपना मोबाइल निकाला और किसी को कॉल किया। स्पीकर की आवाज साफ रिकॉर्ड हो रही थी। हाँ शैलजा, काम हो गया। कंगन अब मेरे पास है। आरव का शरीर सुन्न पड़ गया। शाम को जब आरव आएगा तो ऐसा तमाशा खड़ा करूंगी कि वो खुद इसे घर से निकाल देगा। अनन्या की सांसें कांप उठीं। और हाँ, सावित्री देवी ने हल्की हंसी के साथ कहा, रिया का रिश्ता पक्का समझो। 25 लाख का इंतजाम कर लेना, बिजनेस के नाम पर ले लूंगी। टीवी की आवाज कमरे में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। हर शब्द आरव के सीने पर चोट कर रहा था। वीडियो खत्म हुआ। स्क्रीन कुछ पल के लिए काली हो गई। ड्राइंग रूम में गहरा सन्नाटा छा गया। सावित्री देवी का चेहरा अब सफेद पड़ चुका था। वो सोफे की पकड़ ढीली करते हुए बैठी रह गईं, जैसे उनके भीतर से सारी ताकत निकल चुकी हो। आरव के हाथ से रिमोट जमीन पर गिर पड़ा। वो घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, बिना आवाज के, बिना सिसकी के। तो उसकी आवाज टूट गई। तो मैं सिर्फ एक मोहरा था। अनन्या ने कुछ नहीं कहा। वो बस उसे देखती रही, उस आदमी को जो आज बेटे से बड़ा हो रहा था, बहुत दर्द के साथ। सावित्री देवी ने होंठ खोले, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं आया। आज पहली बार उनके पास कोई जवाब नहीं था। बाहर बारिश अब भी गिर रही थी, लेकिन भीतर एक बेटे का भरोसा पूरी तरह भीग चुका था। सावित्री देवी अचानक फूट फूट कर रोने लगी। उनका रोना तेज नहीं था, बल्कि वो धीमी सिसकियां थीं जो सामने वाले के दिल को तोड़ने का काम करती हैं। उन्होंने अपनी साड़ी से आंखें पोंछी और कांपती आवाज में बोली, हाँ, मैंने लिया था कंगन, लेकिन चोरी नहीं की थी बेटा। आरव ने सिर उठाकर उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, गुस्सा नहीं। तो फिर क्या था माँ? सावित्री देवी ने गहरी सांस ली, जैसे किसी पुराने जख्म को कुरेद रही हूँ। मैंने ये सब तेरे लिए किया था। रिया तेरे लिए बहुत अच्छी लड़की है और ये हमारे घर के लायक नहीं है। मैं चाहती थी ये घर से चली जाए और रिया इस घर में बहू बनकर आ जाए, क्योंकि वहां से बहुत पैसा और दहेज मिलेगा। आरव का सीना भर आया। आपको लगा कि मैं अपनी पत्नी को यूं ही निकाल दूंगा? सावित्री देवी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन आरव पीछे हट गया। वो पहला पल था जब बेटे ने माँ के स्पर्श से दूरी बनाई। कमरे में चुप्पी छा गई। तभी अनन्या ने अपने पति से कहा, मैं तुम्हें बस यही सबूत दिखाना चाहती थी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। सावित्री देवी ने पहली बार अनन्या को ध्यान से देखा।
उस बहू को जिसे वो कमजोर समझती थी, आज वो सबसे मजबूत खड़ी थी। कंगन वापस कर दीजिए, अनन्या ने कहा, और शैलजा आंटी जी को भी सच बता दीजिए। रिश्ता झूठ पर टिका होगा तो कल बिखर जाएगा। सावित्री देवी की आंखों से आंसू गिरते रहे। उनका हथियार, रोना, आज काम नहीं कर रहा था। आरव खड़ा हुआ। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन फैसला साफ था। जब तक कंगन वापस नहीं देंगी और सच सबके सामने नहीं बता देंगी, तब तक ये घर मेरा नहीं रहेगा। सावित्री देवी सन्न रह गईं। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन घर के भीतर एक तूफान अभी बाकी था। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन शर्मा निवास में किसी को नींद नहीं आ रही थी। घड़ी की सुइयां चल रही थी, पर समय जैसे ठहर गया हो। आरव अपने कमरे में टहल रहा था। हर कदम के साथ उसके भीतर एक फैसला मजबूत हो रहा था। आज अगर वो रुका तो जिंदगी भर झुकता ही रहेगा। अनन्या खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर सड़क पर जलती स्ट्रीट लाइट्स उसे अपनी ही हालत जैसी लग रही थीं। खामोश लेकिन जागती हुई। उसने धीरे से कहा, अगर आपको जाना है तो मैं आपके साथ हूं। आरव रुका। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं घर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन झूठ के साथ रह भी नहीं सकता। उसी समय दूसरे कमरे में सावित्री देवी बेचैनी से करवटें बदल रही थीं। उनका हथियार, आंसू, आज बेअसर हो चुका था। उन्हें पहली बार डर लग रहा था कि कहीं ये खेल उनके हाथ से निकल न जाए। उन्होंने कांपते हाथों से फोन उठाया और शैलजा को कॉल किया। कंगन वापस करना पड़ेगा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। बात बिगड़ चुकी है। फोन के उस पार शैलजा की आवाज सख्त थी। अब पीछे हटने का मतलब है रिश्ते से हाथ धो लेना सावित्री। मेरी बेटी का रिश्ता ऐसे ही नहीं जुड़ता। सावित्री देवी की आवाज टूट गई। लेकिन मेरा बेटे बहुत मिल जाते हैं, शैलजा ने ठंडेपन से कहा। मौके बार बार नहीं। कॉल कट हो गई। सावित्री देवी का दिल बैठ गया। पहली बार उन्हें समझ आया कि जिन रिश्तों को वो सोने से तौल रही थीं, वे भीतर से कितने खोखले थे। सुबह होते ही आरव ने बैग पैक कर लिया। हर कपड़ा रखते हुए उसे बचपन की यादें चुभ रही थीं। उसी घर में उसने चलना सीखा था। उसी आंगन में माँ का आंचल पकड़कर रोया था। अनन्या चुपचाप उसका साथ दे रही थी। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर डर नहीं था। ड्राइंग रूम में पहुंचते ही सावित्री देवी सामने आ खड़ी हुईं। उनके हाथ में एक छोटा सा पर्स था। ये लो, उन्होंने कहा। पर्स खोलते ही भीतर खानदानी कंगन चमक उठा। आरव की आंखें भर आईं। इतनी देर क्यों लगी माँ? सावित्री देवी के होंठ कांप उठे। क्योंकि सच लौटाने से पहले मुझे खुद से लड़ना पड़ा। उन्होंने अनन्या की ओर देखा। मुझे माफ कर दो। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बदल गई हूं, लेकिन मैं हार मान चुकी हूं। अनन्या ने कंगन हाथ में लिया। वो भारी नहीं था, लेकिन उसकी जिम्मेदारी बहुत वजनी थी। आरव ने धीरे से कहा, हम जा रहे हैं। सावित्री देवी सन्न रह गईं। अब भी? अब सच के साथ, आरव बोला। अगर वापस आएंगे तो भरोसे के साथ आएंगे। दरवाजा बंद हुआ। सावित्री देवी अकेली खड़ी रह गईं, एक खाली घर और भरे हुए पछतावे के साथ। और बाहर एक नई शुरुआत उनका इंतजार कर रही थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर की सड़कों पर पसरा सन्नाटा आरव और अनन्या के दिलों के भीतर उठते तूफान से कहीं ज्यादा शांत था। होटल के छोटे से कमरे में बैठी अनन्या खिड़की से बाहर देख रही थी। बाहर जगमगाती रोशनियां थीं, मगर उसके भीतर अजीब सी खाली जगह फैलती जा रही थी। ये वही अनन्या थी जिसने ससुराल की चार दीवारी के भीतर हर अपमान को मुस्कुराकर सह लिया था, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि उसने खुद को बचा लिया है। सुबह हुई तो नई जिंदगी का पहला दिन भी साथ आया। आरव इंटरव्यू के लिए निकला, क्योंकि अब तक तो वो अपने घर का बिजनेस ही संभाल रहा था और अब वो सब कुछ छोड़कर आ चुका था। उसके कदम भारी थे, लेकिन पीठ पर अनन्या का भरोसा था। अनन्या ने उसे जाते हुए बस इतना कहा, आज हार मत मानना, तुम सिर्फ नौकरी नहीं, अपना सम्मान वापस लेने जा रहे हो। आरव ने पहली बार महसूस किया कि पत्नी का साथ कैसा होता है। इधर सावित्री जी के आलीशान घर में सन्नाटा गूंज रहा था। नौकरों की आवाज, पूजा की घंटी, सब कुछ होते हुए भी घर सूना था। सावित्री जी आईने के सामने बैठी थीं। कंगन उनकी अलमारी में थे, लेकिन वे अब बोझ लग रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि दौलत रिश्तों का विकल्प नहीं होती।
दिन ढलते ढलते आरव लौटा। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में उम्मीद की हल्की चमक भी थी। इंटरव्यू पूरी तरह सफल नहीं रहा था, लेकिन एक नई शुरुआत की किरण जरूर दिखी थी। अनन्या ने चुपचाप उसके लिए चाय मंगवाई। दोनों ने बिना शब्दों के एक दूसरे का दर्द समझ लिया। उसी शाम सावित्री जी का फोन आया। उसकी आवाज में न आदेश था न गुस्सा, सिर्फ खालीपन। उन्होंने कहा, आरव घर आ जाओ, मैं अकेली हूँ। आरव ने फोन काट दिया। ये पहली बार था जब उसने माँ के बुलावे को नहीं चुना। सुबह की हल्की धूप होटल के कमरे में दाखिल हुई, लेकिन आरव की आंखों में नींद नहीं थी। पूरी रात वो करवटें बदलता रहा था। नौकरी, माँ, समाज और सबसे बढ़कर अपने भीतर टूट चुके बेटे और बनते हुए पति के बीच वो खुद को खोज रहा था। अनन्या पास ही बैठी थी। उसने आरव के चेहरे को ध्यान से देखा और समझ गई कि आज उसके भीतर कोई बड़ा फैसला पक रहा है। बिना कुछ पूछे उसने आरव के हाथ में चाय का कप थमा दिया। ये वही खामोश साथ था जिसकी आरव को हमेशा जरूरत थी। आरव ने गहरी सांस ली और कहा, अनन्या, मैं अब 2 जिंदगियां एक साथ नहीं जी सकता। एक वो बेटा जो हर गलत को माँ के नाम पर सही मान ले, और दूसरा वो पति जो सच के साथ खड़ा रहे। आज मुझे किसी एक को चुनना है। अनन्या की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो जानती थी आरव को पहली बार खुद के लिए खड़ा होना है। उसी पल आरव ने जहां इंटरव्यू दिया था, वहां से कॉल आया। उसकी नौकरी लग चुकी थी। फोन कटते ही आरव की आंखों से आंसू बह निकले। ये हार के नहीं, आत्मसम्मान के आंसू थे। इधर सावित्री जी की जिंदगी में भी सन्नाटा अब बीमारी बन चुका था। खाली हवेली में अकेलेपन ने उसे जकड़ लिया था। नौकरों के होते हुए भी कोई अपना नहीं था। उसी दोपहर उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द उठा और वो फर्श पर बैठ गई। डॉक्टर बुलाया गया, रिपोर्ट्स आईं। तनाव और अकेलापन उसकी सेहत को भीतर से खोखला कर चुके थे। बेहोशी में भी उसके होठों पर बस एक ही नाम था, आरव। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने बेटे को नहीं, अपनी ताकत को खो दिया है। शाम को अनन्या के फोन पर घर से उनके नौकर का फोन आया। वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। आरव ने जब सुना तो उसका चेहरा सख्त हो गया, लेकिन आंखों में पुरानी ममता फिर से जाग उठी। चलना होगा, उसने कहा। अनन्या ने सिर हिलाया। फर्क बस इतना था कि इस बार आरव डर से नहीं, इंसानियत से जा रहा था। जब वो घर पहुंचे तो देखा सावित्री जी अपने बिस्तर पर निढाल पड़ी थीं। कंगन उनके हाथों में थे, लेकिन अब वे शान नहीं, बोझ लग रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई आरव। आरव ने कुछ नहीं कहा, वो बस खड़ा रहा। अनन्या ने आगे बढ़कर शैलजा के सिरहाने पानी रखा। उस एक छोटे से काम ने शैलजा को तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पहली बार वो सास नहीं, एक अकेली बूढ़ी औरत लग रही थी। लेकिन आरव के भीतर ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। माफी आसान नहीं थी, और भरोसा तो और भी मुश्किल। कमरे की खिड़की से आती ठंडी हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे वो भी इस परिवार की टूटन और जुड़ाव की कहानी सुन रही हो। आरव कमरे के बाहर गलियारे में खड़ा था। उसके भीतर एक बेटा तड़प रहा था और एक पति उसे थामे हुए था। अनन्या चुपचाप उसके पास खड़ी थी। न कोई सवाल, न कोई दबाव, बस साथ। यही तो वो रिश्ता था जो बिना शोर किए सबसे मजबूत होता है। सावित्री जी की हालत अब स्थिर थी, लेकिन उनका मन टूट चुका था। जब आरव कमरे में गया तो उन्होंने आंखें खोल दी। पहली बार उसकी नज़रों में चालाकी नहीं, डर और पछतावा था। मुझे माफ कर दे बेटा। सावित्री जी की आवाज़ बेहद कमज़ोर थी। मैंने लालच में आकर तुझे ही खो दिया। आरव की आंखें भर आईं। वो कोई जवाब नहीं दे पाया। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं, सिर्फ खामोशी समझ पाती है। अनन्या आगे बढ़ी। उसने सावित्री जी के कांपते हाथों को अपने हाथों में लिया और फिर अनन्या ने नम्रता से कहा, रिश्ते गहनों से नहीं, भरोसे से चलते हैं। सावित्री जी फूट फूट कर रो पड़ी। उस रोने में साजिश नहीं थी, बस पछतावा था। पहली बार वो सास नहीं, एक इंसान थी। कुछ दिनों बाद आरव और अनन्या ने अपना छोटा सा घर बसाया। न वो हवेली थी, न नौकर चाकर, लेकिन वहां सुकून था। आरव ने दोबारा काम शुरू किया, मेहनत से। अनन्या ने भी अपनी दुनिया बनाई।
सावित्री जी को उन्होंने अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन एक साफ सीमा खींच दी, सम्मान और सच की सीमा। अब रिश्ता डर से नहीं, समझ से जुड़ा था। एक शाम आरव बालकनी में खड़ा था। उसने पीछे मुड़कर अनन्या को देखा और कहा, तुमने उस दिन मुझे नहीं रोका, नहीं समझाया, बस सच दिखा दिया। अनन्या मुस्कुरा दी, क्योंकि प्यार में जंजीर नहीं, आईना होना चाहिए। आरव की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू दर्द के नहीं, जीत के थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है, जहां बेटा अंधभक्त नहीं, समझदार बनता है, जहां बहू चुप नहीं, सम्मानित होती है, और जहां माँ ये सीखती है कि साजिश से नहीं, स्नेह से रिश्ते टिकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप किस शहर से ये कहानी देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल का नाम है पूजा वार्ष्णेय पारिवारिक कहानियाँ। मिलते हैं फिर एक नई, दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।